So, very good afternoon, friends. Now let us see this case P. Mohan Raj and others versus Shah Brothers Ispat. इसमें केस है क्या? केस ये है कि चेक्स दे वर रिटर्न डिसऑनर्ड ऑन 3rd of March. बेसिकली चेक डिसऑनर वाला केस है. ठीक है जी. और 31 मार्च को डिमांड नोटिस दिया गया अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. 2 क्रिमिनल कंप्लेंट्स लॉन्च की गई 17 मई 2017 और 21 जून 2017 को. अंडर सेक्शन 138 रेड विद सेक्शन 141 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. 12 फरवरी 2018 को कंपनी को समन इशू किए गए. ठीक है. अब इसके बाद ये तो हो गया आपका चेक डिसऑनर वाला मामला. इसमें दो मामले, एक तो चेक डिसऑनर का है, दूसरा फिर आईबीसी शुरू हो गया. आईबीसी में सेक्शन 8 का नोटिस दिया गया आपको 21/3/2017 को. तो 21/3/2017 को सेक्शन 8 का नोटिस दिया गया और 8/6/2017 को जो आपकी सीआईआरपी इनिशिएट हो गई. ठीक है. सॉरी 6/6/2017 को 6/6/2017 को सीआईआरपी इनिशिएट हो गई और मॉरिटोरियम लग गया. और 24 मई 2018 को एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी स्टेड प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 2 क्रिमिनल कंप्लेंट्स. ठीक है. तो अब बात यह है कि क्या क्रिमिनल कंप्लेंट स्टे हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सब बात है. तो इशू क्या इसमें आ रहे हैं? इशू ये आ रहे हैं कि जो सेक्शन 14 का जो मॉरिटोरियम लगता है, क्या इट वुड कवर द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में जो कि क्रिमिनल कंप्लेंट्स फाइल्ड है या वहां पर जो प्रोसीडिंग चल रही है, क्या वो भी स्टे हो सकती है या नहीं हो सकती. दूसरा इसमें क्या इशू था, इज इट परमिटेड टू इनिशिएट द चेक बाउंस प्रोसीडिंग अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और टू कंटिन्यू द प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द डेटर कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स व्हेन द debtor company is about to resolve its bankruptcy issue or in an ongoing corporate insolvency resolution process. डिसीजन क्या आया इसमें? डिसीजन ये आया कि जो सेक्शन 138 है, अभी सीधा इसके डिसीजन पे चलते हैं. बेसिकली दो क्वेश्चन है इसमें कि भाई एक कंपनी जो है उसके अगेंस्ट में आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में प्रोसीडिंग चल रही है, बाद में आपने सेक्शन 8 की एप्लीकेशन लगा ली जो एडमिट हो गई. तो क्या मॉरिटोरियम में उन क्रिमिनल कंप्लेंट्स पर भी बार लग जाएगा या नहीं लगेगा, क्या होगा? यहाँ पर ना एक इंडेक्स लगाना चाहिए. इंडेक्स लगाने से पेज नंबर से कहाँ से नया चालू होता है वो देखने के लिए. ये तो है. वो तो लगा देंगे, कोई इंडेक्स तो लगा देंगे. इंडेक्स के अलावा ना जो केस है ना, केस में भी जो हाईलाइटेड पोर्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पोर्शन ना, उसका भी इंडेक्स बना लेंगे अंदर से. वो एक चक्रवर्ती जी आप ही बना लो ना उसका. हर एक जो केस लॉ है ना उसमें 4 या 5 मेन पॉइंट्स होते हैं, बाकी तो सारी थ्योरी होती है, पूरा
पूरा का पूरा वो रिपीट करते रहते हैं, केस लॉ को रिपीट करते रहते हैं, कुछ सेक्शन रिपीट करते रहते हैं। ये सारे केसेस सर पेज नंबर 116 है इस केस का, 16 बस ठीक है। और ऐसे पेज नंबर 2022। ये कंक्लूजन है जी। कंक्लूजन में क्या कहता है? ये कहता है कि जो सेक्शन 138 या 148 141 की प्रोसीडिंग है अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट अगेंस्ट ए कॉर्पोरेट डेटर, इट इज कवर्ड बाय सेक्शन 14(1)(a। ठीक है, तो इसने ये कहा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कि जो 138 या 141 की प्रोसीडिंग है वो भी कवर्ड है अंडर सेक्शन 14(1)(a। 14(1)(a) में क्या कहता है भाई, नया सूट फाइल नहीं कर सकते आप, पुराने पे स्टे लग जाएगा। ठीक है ना। रिजल्टेंटली द सिविल अपील इज अलाउड, ठीक है, एंड द जजमेंट अंडर अपील इज सेट असाइड। ठीक है, लेकिन क्या कहता है कि सेक्शन 138 या 141 प्रोसीडिंग्स इन दिस केस विल कंटिन्यू both against the company as well as the appellants for the reason given by us in paragraph 77 above। ठीक है, तो क्या है कि हमने 77 में कुछ रीजन दिए हैं। 77 देख लेते हैं क्या रीजन था। सेक्शन 77 पढ़ लेते हैं, काम की चीज वही है। ये 77 ही चल रहा पूरा। So in short, CIRP as well as criminal proceedings simultaneously should go. Parallelly they should go. ऐसा है ना? ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी जो कॉर्पोरेट डेटर है इट वुड बी कवर्ड बाय द मॉरेटोरियम प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 14। ठीक है, तो by which continuation of section 138 या 141 proceedings against the corporate debtor and initiation of 138 141 proceedings are interdicted। ठीक है, what is stated in paragraphs 51 and 59 in Anita Hada would then become applicable। The legal impediment contained in section 14 would make it impossible for such proceeding to continue or be instituted against the corporate debtor। तो वो ये कह रहा है thus for the period of moratorium, वो कह रहा है कि मोरेटोरियम में कोई भी 138 या 141 की प्रोसीडिंग ना तो कंटिन्यू हो सकती। एक मिनट जी मैं एक कॉल ले लूं, इंपॉर्टेंट कॉल है कोई। चलो हट गया, अपने आप बाद में देख लें। हाँ जी, would then become applicable। The legal impediment contained in section 14 of the IBC would make it impossible for such proceeding to continue or be instituted against the corporate debtor। Thus for the period of moratorium वो कह रहा है कि कोई भी 138 या 141 की प्रोसीडिंग कंटिन्यू नहीं कह सकती या इनिशिएट नहीं हो सकती because of a statutory bar। Such proceedings can be initiated or continued against the persons mentioned in section 141(1) and 141(2) of the Negotiable Instruments Act। वो कह रहा है कि पर्सन्स के अगेंस्ट में हो सकती हैं लेकिन कंपनी के अगेंस्ट में नहीं हो सकती। जो आपके 141(1) या 141(2) ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो पर्सन्स डिफाइंड हैं उनके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग चल सकती है। This being the case, it is clear that the moratorium provisions contained in section 14 would apply only to the corporate debtor, मतलब कंपनी पर चलेंगे। ठीक है, और जो नेचुरल पर्सन्स हैं जो 141 में है they continue to be statutorily liable। ठीक है,
तो उन इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में चल सकती है, कंपनी के अगेंस्ट में नहीं चल सकती। साइमल्टेनियसली नहीं, ये जब ये एडमिट हो जाएगी पिटीशन, तब एडमिट होने के बाद में कोई 138 या 141 की प्रोसीडिंग भाई कंपनी के अगेंस्ट में भी चलती है और इंडिविजुअल के अगेंस्ट, भाई चेक तो कंपनी ने दिया था ना, तो कंपनी के अगेंस्ट में भी प्रोसीडिंग चलती है, उनके डायरेक्टर के अगेंस्ट में भी चलती है। वो कहता है कि जो नेचुरल पर्सन हैं उनके अगेंस्ट में आप चला सकते हो, कंपनी के अगेंस्ट में नहीं चला सकते, ये बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि इस केस में जो अपील फाइल हुई है, जो कंप्लेंट फाइल हुई है, वो सिर्फ कंपनी के अगेंस्ट में हुई है, ठीक है। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे उनको ज्वाइन नहीं कराया गया, उन डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में फाइल नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये कंप्लेंट, इस कंप्लेंट को क्वेश करना होगा, ठीक है। डिफेक्टिव कंप्लेंट है, डिफेक्टिव है कंप्लेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी है, मतलब वो ये कह रहा है ना कि भाई आपने कंपनी के अगेंस्ट में फाइल की है, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में तो करी नहीं। डायरेक्टर के अगेंस्ट में चल सकती है 14 होने के बाद भी, लेकिन 14 जो है, 14 में सेक्शन 14(1) क्या कहता है कि कंपनी के अगेंस्ट में 138 या 141 भी नहीं चल सकती, ये है। ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि हमने जो जजमेंट दी थी सिविल अपील में कि मॉरेटोरियम ऑर्डर जो है, इट वुड नॉट कवर द अपेलेंट इन दीज केसेस हु इज नॉट ए कॉर्पोरेट डेटर बट ए डायरेक्टर देयर ऑफ, ठीक है। तो अगर डायरेक्टर के अगेंस्ट में तो हो सकती है, लेकिन इस केस में डायरेक्टर के अगेंस्ट में थी ही नहीं, कंपनी के अगेंस्ट में थी, तो वो नहीं चल सकती, बात ये है। ये अलग अलग क्रिमिनल अपील्स है, मेरे ख्याल से बहुत सारे क्रिमिनल अपील है ये सब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो देख रहे हैं वो अलग अलग है। हाँ, बट जिस का यही है कि भाई आप नेचुरल पर्संस के अगेंस्ट में लगा सकते हो, उनके अगेंस्ट में नहीं लगा सकते, ठीक है। गिवन, लास्ट पढ़ लो, गिवन आवर जजमेंट इन ऑल दीज रिट पिटिशंस have to be dismissed, ठीक है, in view of the fact that such proceedings can continue against erstwhile directors, persons in charge and responsible, क्योंकि आपने कंपनी के अगेंस्ट में लगाई है तो ये सारी डिसमिस हो जाए, ये है। अगला केस देख लेते हैं। अगला केस है हमारा अरुण कुमार जगत्रामका वर्सेस जिंदल स्टील एंड पावर। इसमें ये फैक्चुअल बैकग्राउंड है, कुछ इशू है, कुछ समस्या। आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं जरा एक कॉल ले लूँ। हाँ जी, तो अब इसमें क्या है, ये देखो कितना बढ़िया बनाया है इसने। हाँ वही बता रहा था मैं, ये बहुत अच्छा बना दिया। हाँ, फैक्चुअल बैकग्राउंड, इश्यूज, सबमिशन। ये मेरे ख्याल से 100% ये चंद्रचूड़ का जजमेंट रहेगा। देखो तो वो उन्हीं का है, जैसे चंद्रचूड़ को ये आदत है, ऐसे इन लोग नहीं करते। नहीं, वैसे होना चाहिए। और देखो हम अपने आप वैसे कर सकते हैं इस चीज को, आप अपने आप ऐसे देख लो। हाँ, चंद्रचूड़ की जजमेंट देखो। आप ऐसे, इसमें ये है आप ऐसे ही हर एक केस को कर सकते हो, अपना जो है फैक्चुअल बैकग्राउंड, इश्यूज, सबमिशंस, एनालिसिस ऑफ लीगल फ्रेमवर्क और एपिलॉग और कंक्लूजन, ठीक है जी। हमें देखना क्या है, फैक्चुअल बैकग्राउंड। ये 29A की बात आ रही है, इसमें क्या कहता है, कौन सा जजमेंट हो ये आपका गुजरात ऊर्जा है क्या? गुजरात ऊर्जा ही नहीं, जगतराम का, अरुण कुमार जगतराम का है। गुजरात ऊर्जा उसके पहले था, एनीवे ठीक है। उसके पहले गुजरात ऊर्जा था, बाद में अरुण कुमार जगत। चलो अब यही देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब ये पहले कर लेते हैं, बाद में इसके बाद गुजरात कर लेंगे, है ना। तो अरुण कुमार में क्या बोलता है, अरुण कुमार में ये बोलता ये है कि ये जो एनसीएलटी ने कहा कि पर्सन हु इज इनएलिजिबल, ठीक है, वो क्या है कि वो 230 में, जैसे हमें मालूम ही है कि भाई 29A में क्या होता है, 29A में कुछ इनएलिजिबिलिटी दी गई है। भाई कौन कौन इनएलिजिबल है, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, एनपीए अकाउंट रहा,
उसने कोई गारंटी दी, इन्वोक हो गई, वो अनएनकैश्ड रही, है ना, सेबी से बार्ड है, इम्प्रिजन हो चुका है, ये सारी कुछ उसमें कंडीशंस हैं कि जो एप्लीकेंट नहीं बन सकता, ठीक है ना। और यही इनएलिजिबिलिटी आपके 230 में भी हो जाती है और कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम में भी और लिक्विडेशन में भी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि एनसीएलएटी ने जजमेंट में कहा है कि जो इनएलिजिबल है, ठीक है ना, जो रेजोल्यूशन प्लान, वो 238 में भी एक स्कीम प्रपोज नहीं कर सकता, ठीक है। The judgment was rendered in an appeal filed by Jindal Steel and Power Limited, an unsecured creditor of the corporator Gujarat NRE Coke Limited, ठीक है। ये शायद गुजरात एनआरई कोक वाला केस भी हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। और ये अपील प्रेफर हुई थी, ये रेफरेंस दे रहा है कि भाई ये अपील प्रेफर हुई थी एनसीएलटी की जजमेंट के अगेंस्ट में। एनसीएलटी की जजमेंट में क्या कहा था कि प्रेफर्ड बाय मिस्टर अरुण कुमार Jagatrama, who is a promoter of GNCL, Gujarat NRE Coke. The NCLT had allowed the application and issued directions for convening a meeting of the shareholders and creditors. In its decision dated itna, the NCLT reversed the decision and allowed the appeal by JSPL, ठीक है, Jindal Steel and Power Limited. The decision of the NCLT is challenged in appeal before the court, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये अरुण कुमार जगत्राम का, ये जो है ये प्रमोटर था जीएनसीएल का, ठीक है। एनसीएलटी ने अलाउ कर दिया था एप्लीकेशंस को, मतलब 230 वाला कि भाई मीटिंग कन्वीन कर लो, जैसे 230 में मीटिंग कन्वीन होती है। एनसीएलटी ने इस जजमेंट को रिवर्स कर दिया कि भाई जो आदमी इनएलिजिबल है वो 230 की एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकता, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट में अब ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि ये दोनों अलग अलग एक्ट का है, लेकिन एक ही एक्ट, इसमें यही नहीं, दोनों कौन से अलग? 230 में 230 तो कॉम्प्रोमाइज कंपनीज एक्ट का है ना। ऐसा ना, जो 230 सबसे पहले क्या बोलता है, लिक्विडेशन में बोलता है ना कि भाई लिक्विडेशन, हाँ, लिक्विडेशन अंडर आईबीसी, हाँ, तो आईबीसी कॉम्प्रोमाइज अंडर हाँ, कंपनी, तो दो एक्ट में नहीं वो पर आता तो 230 यहीं पर ही है ना। वो क्या कहता है कि भाई लिक्विडेशन के लिए आपको 1 साल का पीरियड अलाउड है, लिक्विडेशन से पहले 90 दिन आपको इसकी बात के अलग से दिए जाते हैं 230 वाली स्कीम। 230 वाली स्कीम आप एक्सप्लोर कर लो पहले, लिक्विडेशन में भी जाने से पहले अलग से देते हैं ना 90 दिन का पीरियड, ये वो चीज है। तो ये तो आईबीसी के अंदर ही लिखा हुआ है कि आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज की स्कीम यहां पर भी अगर होती है तो वो भी कर सकते हैं, लिक्विडेशन से पहले अगर आप कॉम्प्रोमाइज की स्कीम भी लेकर के आ सकते हो, आईबीसी में ही लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इसमें क्या बोला इन्होंने कि भाई ये अब ये पहुंच गया अपना सुप्रीम कोर्ट में, ये अरुण कुमार जगत्राम का, इसने एनसीएलटी के वो जो जजमेंट था उसको चैलेंज कर दिया कि भाई ऐसा है कि ऐसा कोई 230 में जो है कोई ऐसा एम्बार्गो नहीं है, 230 में तो कोई एम्बार्गो है नहीं, ये एम्बार्गो कहां पर है आपका आईबीसी में है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अपेलेंट इन एब्सेंस ऑफ ए डिस्क्वालिफिकेशन एनसीएलटी कुड नॉट हैव रेड द इनएलिजिबिलिटी। को कहना है भाई 29A वाली जो इनएलिजिबिलिटी है उसको सेक्शन 230 में कहां पढ़ रहे हो। अगर हम कंपनी एक्ट को अलग से देखें तो उसमें कोई ऐसा एम्बार्गो नहीं है कि जो इनएलिजिबल है वो यहां पर भी इनएलिजिबिलिटी अट्रैक्ट करेगा सेक्शन 230 की, ठीक है ना। तो दिस वुड इन द सबमिशन अमाउंट टू जुडिशियल रीफ्रेमिंग ऑफ लेजिस्लेशन बाय द एनसीएलटी व्हिच इज इम्परमिसिबल। एनसीएलटी ने क्या कहा था, एनसीएलटी ने कहा था कि जो आदमी 29A में इनएलिजिबल है वो कॉम्प्रोमाइज की स्कीम भी नहीं ला सकता। एनसीएलटी ने स्कीम के लिए हाँ कर दी थी, उन्होंने कहा था कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की मीटिंग कन्वीन कर लो, एनसीएलटी ने रिवर्स कर दिया। तो ये अरुण कुमार जगत्राम का ये वहां पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। इन्हें कहा भाई ऐसा है कि आप सेक्शन 230 में कहा 29A घुसा रहे हो, बात ही है। वही सवाल था मेरा, ये दो अलग अलग एक्ट है इसके। हाँ। अब इन्होंने ये देखो ना, ये कहा इन्होंने कहा कि आईबीसी कोड में अमेंडमेंट हुआ, ये 29A जब आया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये बाद में आया, ये जहां पर भी लिखा होता है वो बाद में आया, ये आपका 23 नवंबर से आया था और which was inserted with retrospective effect from 23 नवंबर provides a list of persons who are ineligible, ठीक है। तो सबसेक्शन जी जो है 29A का, उसमें जो कौन पर्सन अगर कोई प्रमोटर रहा है
या मैनेजमेंट में रहा या कंट्रोल में रहा है, जिसमें कोई प्रेफरेंशियल, अंडरवैल्यू ट्रांजैक्शन, एक्सटॉर्शनेट या फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुई है और जिसमें एनसीएलटी का ऑर्डर पास हुआ है, ठीक है ना, और ए सेकंड अमेंडमेंट वाज मेड टू वेरियस प्रोविजंस ऑफ आईबीसी इंक्लूडिंग सेक्शन 29A, और उसमें एक और ऐड कर दिया, सब सेक्शन जी ऐड कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एक तो कहा था कि भाई सब सेक्शन जी जो है, सब सेक्शन जी में कौन से, जो कि मैनेजमेंट या कंट्रोल में रहे हैं और उन्हें कोई ये ट्रांजैक्शन पीयूएफई ट्रांजैक्शन की उनको बार किया गया। उसके बाद में एक प्रोवाइजो इसमें ऐड कर दिया गया सब सेक्शन जी और 29A में। उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया, जी पढ़ लेते हैं, जी का प्रोवाइजो क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये तो पूरा सेक्शन 29A दे दिया है, ठीक है ना, तो हमें जी का प्रोवाइजो पढ़ना है हमें। तो ये जी में क्या पढ़ा, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई इफ ए प्रेफरेंशियल या पीयूएफई ट्रांजैक्शन, ठीक है ना, हैज टेकन प्लेस prior to the acquisition of the corporate debtor by the resolution applicant pursuant to a resolution plan approved under this code, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई ये जो ट्रांजैक्शन है टेक ओवर से पहले हुई हो अगर, तो उस केस में ये अप्लाई नहीं होगा। ये प्रोवाइजो इसमें एडिड है 29A के जी का ये प्रोवाइजो है, ठीक है। और जो सच रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हैज नॉट अदरवाइज कंट्रीब्यूटेड, या उसका कोई हाथ नहीं था उस पीयूएफई ट्रांजैक्शन, ये हमारा ये प्रोवाइजो बोलता है। आगे चलते हैं, ये तो हाँ जी। अच्छा, ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ 29A मिस्टर अरुण कुमार जगमात्रका became ineligible to submit a resolution plan, ठीक है। No further resolution plan was approved by the COC due to the paucity of time, ठीक है। तो अब यह है कि यही रेजोल्यूशन प्लान लेके आया था, इसका रेजोल्यूशन प्लान इनएलिजिबल हो गया, मतलब 29A में ये बंदा इनएलिजिबल हो गया, कोई दूसरा रेजोल्यूशन प्लान नहीं आया। तो फिर सीओसी ने क्या कहा कि भाई आप जो है लिक्विडेशन करो, ठीक है। एनसीएलटी पास्ड एन ऑर्डर ऑफ लिक्विडेशन और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 270 डेज। अब ये जो है एनसीएलटी का जो लिक्विडेशन ऑर्डर था, इसको अरुण कुमार जगत्रामका ने चैलेंज किया बिफोर एनसीएलटी, और एनसीएलटी ने उसकी अपील को डिसमिस कर दिया, और जो डिसमिस अपील हुई ये इसको चैलेंज किया गया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, जिन्होंने ये गुजरात एनआरई कोर्ट को नोटिस इशू किया। अब जब ये अपील पेंडिंग थी बिफोर एनसीएलटी, जहां पर लिक्विडेशन का ऑर्डर चैलेंज किया गया था, एनसीएलटी ने लिक्विडेशन अलाउ कर दिया था क्योंकि इसके अलावा ये प्रमोटर जो था ये इनएलिजिबल था 29A में, दूसरा कोई आया नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, लिक्विडेशन ऑर्डर कर दिया। इस लिक्विडेशन ऑर्डर को इसने चैलेंज कर दिया एनसीएलटी में, अरुण कुमार जगत्रामका ने। अब जब ये अपील पेंडिंग थी तो उस केस में क्या हुआ, अरुण कुमार जगत्रामका इन्होंने 230 to 232 की एप्लीकेशन मूव कर दी, ठीक है, बिफोर एनसीएलटी के कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट केस के, ठीक है। और इस एप्लीकेशन को एनसीएलटी ने अलाउ कर दिया, ठीक है, और ये कहा कि भाई क्रेडिटर्स की आप मीटिंग बुला लो। अब जो जीएसपीएल जो था, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये क्या था, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर था गुजरात एनआरई कोक लिमिटेड का। इन्होंने एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में ये जो 230 की स्कीम अप्रूव की थी इसके अगेंस्ट में अपील कर दी, ठीक है। एनसीएलटी ने ये अपील अलाउ कर दी कि भाई ये जो प्रोमोटर है ये इनएलिजिबल है, क्योंकि ये 29A में इनएलिजिबल है। ये 29A में इनएलिजिबल की बात तो पहले ही प्रूव हो चुकी थी जब वो कंपनी का लिक्विडेशन ऑर्डर किया था। तो जब ये वहां नहीं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन पाया तो इसने 230 की एप्लीकेशन मूव की, 230 वाली भी एनसीएलटी ने अप्रूव कर दी, एनसीएलटी ने वो रिजेक्ट कर दी, ठीक है ना। और एनसीएलटी ने क्या कहा कि जो प्रोमोटर रेजोल्यूशन प्लान नहीं दे पाते 29A में जो इनएलिजिबल है वो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और इन शॉर्ट ये दोनों इसमें इनएलिजिबल रह गए, यहाँ पे आईबीसी में 29A में और कंपनीज एक्ट में 230 में दोनों जगह इनएलिजिबल। हाँ। और ये बेसिस ऑफ फाइंडिंग क्या है, ये क्या कहा, एज नोटिस्ड अबव, ये स्विस रिबन्स और क्या कहा कि जो प्राइमरी फोकस है ऑफ द लेजिस्लेशन इज टू एंश्योर रिवाइवल
and continuation of the corporate debtor by protecting the corporate debtor from its own management। ठीक है भाई, पुरानी मैनेजमेंट तो ठीक नहीं थी, तभी तो ये सब कहानियां हुई ना। एंड फ्रॉम ए कॉर्पोरेट डेथ बाय लिक्विडेशन। पर्पस क्या है? पर्पस ये है, प्राइमरी फोकस ऑफ लेजिस्लेशन ये है, ठीक है, प्रोटेक्टिंग द कॉर्पोरेट डेटर फ्रॉम इट्स ओन मैनेजमेंट एंड फ्रॉम ए कॉर्पोरेट डेथ बाय लिक्विडेशन। तो अफोरसेड जजमेंट मेक्स इट क्लियर कि भाई लिक्विडेशन में भी जो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 230 या 232 है, ये जो कॉर्पोरेट डेटर है इज टू बी सेव्ड फ्रॉम इट्स ओन मैनेजमेंट। मतलब ये है कि भाई जो पुरानी मैनेजमेंट है, बेसिकली 29A में जो मैनेजमेंट है उसको बार करते हैं कि मैनेजमेंट में जो बंदा रहा है, अगर उसने कुछ हैंकी पैंकी किया तो वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। तो ये क्या है, ये चीज जो है लिक्विडेशन में भी अप्लाई होगी, ठीक है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल एप्लीकेशन फॉर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। तो प्रोवाइजो टू सेक्शन 35F प्रोहिबिट्स द लिक्विडेटर। अब इन्होंने कहा कि भाई 35F का प्रोवाइजो देखो, लिक्विडेशन में भी आप इसको नहीं बेच सकते, ठीक है भाई। रेजोल्यूशन प्लान नहीं ला सकता जो 29A में इनएलिजिबल है, लिक्विडेटर उसको बेच नहीं सकता जो इनएलिजिबल है, तो बीच का बच गया 230, तो 230 पर भी ये चीज एप्लीकेबल है, ठीक है। अब आगे वो 35 ये सब डिस्कस करता है, कहानी यही है। अब लास्ट में देख लेते हैं, मोटी मोटी बात आपको समझ में आएगी स्टोरी। कहा लास्ट पेज है जिसका? भाई तीनों चीजें वो डिस्कस करेगा, लिक्विडेशन भी डिस्कस करेगा, 230 भी डिस्कस करेगा और रेजोल्यूशन, तीनों में ही इनएलिजिबिलिटी है। ये लास्ट में क्या कहा, ये बेस्ड ऑन द अबव एनालिसिस वो ये कहता है कि जो 29A में जो प्रोहिबिशन है या जो 35(1)(f) में, 35(1)(f) मतलब लिक्विडेशन, ये यहां पर भी लागू होनी चाहिए 230 में भी, ठीक है। व्हेन द कंपनी इज अंडरगोइंग लिक्विडेशन अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ IBC, तो एज सच रेगुलेशन 2B ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस, specifically the proviso to regulation 2B1 is also constitutionally valid. For the above reasons, we have to come to the conclusion there is no merit in the appeals and the writ petition, the civil appeals and writ petitions are accordingly dismissed। भाई इसने ये कहा था कि मेरे को 230 वाली स्कीम लाने दो बेसिकली, तो उन्होंने कहा कि भाई ये भी नहीं ला सकते आप। अब आप इसको एक बार 35(1)(f) पढ़ सकते हैं और उसके साथ में लिक्विडेशन प्रोसेस का रेगुलेशन 2B1 पढ़ लेते हैं। रेगुलेशन प्रोसेस का एक बार 2B1 बता दीजिए कौन से पेज पर है। पहले सेक्शन 35 खोल लेंगे। IBC का ऑब्जेक्ट अगर रिवाइवल का है और ये 230 में वो रिवाइवल हो रहा है उसका कॉम्प्रोमाइज या कुछ भी करके, तो व्हाई नॉट टू अडॉप्ट? बिकॉज सर जी ऐसे है ना, ऐसा है ना भाई, देखो वो टेंटेड बंदा है, टेंटेड बंदे से तो रिवाइवल नहीं कराना। टेंटेड बंदा होने से, अच्छा अच्छा, ये प्रमोटर था पुराना, इसी ने तो कंपनी डुबोई थी, अच्छा, अब वही लेना चाह रहा है। चक्कर ये है, प्रमोटर ही तो है ये खुद प्रमोटर था ना। यानी कि दूसरे तरीके से वो अंदर आना चाहता है। हाँ बिल्कुल, बैक बैक एंट्री थोड़ी अलाउड है। 230 का रूट लेके आना चाहता है वापस। जैसे अब आप ये देखो 35(1) का F क्या होता है। 35(1) का F कहता है
subject to section 52 to sell the immovable and movable property and actionable claims of the corporate debtor in liquidation by public auction or private contract, provided that, ये यहाँ पर प्रोवाइजो है, ठीक है ना, ये 35(1)(f) का प्रोवाइजो पढ़ रहा हूं मैं, ये पेज नंबर है आपका 2.1.174. Provided that the liquidator shall not sell the immovable and movable property or actionable claims of the corporate debtor in liquidation to any person who is not eligible to be a resolution applicant. ठीक है, और अब इसके साथ में कह रहा है कि भाई जो प्रोवाइजो टू रेगुलेशन 2B1, रेगुलेशन 2B1 देखें जरा, ये लिक्विडेशन प्रोसेस आ गया आपका, लिक्विडेशन प्रोसेस का रेगुलेशन 2B1, ये 2A आ गया, ये आ गया 2B. 2B जो है आपका पेज नंबर है जी 3.8.4. तो क्या बोलता है 2B का 1, where a compromise or arrangement is proposed under section 230 of the Companies Act 2013, it shall be completed within 90 days of the order of liquidation under section 33, provided that a person, यहाँ पर भी प्रोवाइजो लगा दिया, और ये जो प्रोवाइजो लगाया ये कब आया 6 जून 2020 से, provided that a person who is not eligible under the code to submit a resolution plan for insolvency resolution of the corporate debtor shall not be a party in any manner to such compromise or arrangement. तो ये यहाँ पर भी वो चीज लगा दी, ठीक है जी. तो ये जो प्रोवाइजो है, हाँ, वो प्रोवाइजो एग्जैक्टली यहाँ पे ये जजमेंट में आ गया. आप यार 5-7 चेक छोड़ दो ना, उसमें उनको इशू कर दो, कुछ और बोल दिया ना, उसने बोल दिया ना इसमें कि भाई ये भी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, ये जो प्रोवाइजो है, बेसिक बात ये थी. ठीक है जी. तो ये अरुण कुमार जगतराम का तो कर दिया. इससे पहले वाला कौन सा था, ये गुजरात ऊर्जा, इसको और देख लेते हैं भाई. गुजरात ऊर्जा तक ही करेंगे बस, काफी है ना, बाकी कल करेंगे बस, इससे पहले कि सारे लोग भाग जाएं. पता चले घर में लड़ाई होनी शुरू हो गई. यार तुमने अच्छा ये आईबीसी शुरू कर लिया, अल्लाह संडे देखते ना, मंडे शुरू कर देते क्लास. सर अभी आशीष जी भी यही बोल रहे थे, कहते हैं सर 3 घंटे से बैठे हुए. मैं कहा हाँ बैठे हुए. कह रहा कमाल है सर की, ना संडे देखते ना मंडे देखते हैं. रोज खाओ मुर्गी के अंडे. वो ऐड आता था ना, संडे हो या मंडे, यहाँ पे अपने लिए रोज खाओ आईबीसी के अंडे. आईबीसी के प्रोविजन के डंडे. ये आ गया जी गुजरात ऊर्जा विकास है. तो गुजरात ऊर्जा विकास क्या बोलता है, गुजरात ऊर्जा विकास वाले केस में क्या बोला, इसमें ये बेसिकली है ये टर्मिनेशन ऑफ पावर परचेज एग्रीमेंट बाय गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड. इन the agreement it was written that Gujarat Urja Vikas Nigam Limited can terminate power purchase agreement if CD goes into liquidation. ठीक है जी. अब इशू क्या आया इसमें, इशू ये सेक्शन 60 और सेक्शन 10 का है. तो whether the NCLT या NCLAT can exercise jurisdiction under the IBC over the dispute arising from contracts such as the power purchase agreements. ठीक है. And whether the appellant's right to terminate the power purchase agreement in terms of article 9.2.1e read with 9.3.1 is regulated by the IBC. कोई मान लो भाई क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियों में क्या प्रोविजन रहता है कि भाई ठीक है आप पैसे नहीं दोगे तो हम एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं. कोई कंपनी आईबीसी में चली गई तो क्या उस टाइम ये एग्रीमेंट टर्मिनेट हो सकता है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अगर आपके पास ये लाइसेंस ही नहीं रहेगा, जैसे हमने बहुत सारी और भी देखे होंगे जो ये जैसे ये अपने एयरटेल वगैरह जो होते हैं ना सर्विस प्रोवाइडर, स्पेक्ट्रम सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, वो कहते हैं इन लाइसेंसेस को आप कैंसिल नहीं कर सकते. इन लाइसेंसेस में आप ये चीज देखो कि भाई करंट ड्यूज अगर वो दे रहा है
तब तो ठीक है। पुराने वाले जो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले के ड्यूज हैं उसके लिए आप ये नहीं कह सकते अभी अभी कोई देना उनको जरूरी नहीं है। करंट ड्यूज अगर वो दे रहा है तो आप उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसा और भी बहुत सारे केसेस में कहा गया है। तो इसमें ये कहा, डिसीजन ये हुआ कि द एनसीएलटी ऑब्लिक एनसीएलटी कुड हैव एक्सरसाइज ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 60 सब सेक्शन 5 सब सेक्शन सी। तो आप सेक्शन 60 खोलें एक बारी कि सेक्शन 60, इसमें क्वेश्चन ये उठा कि भाई क्या एनसीएलटी के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है कि अगर गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने किसी का पावर परचेज एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया तो क्या एनसीएलटी इस पे कोई जजमेंट दे सकता है? क्योंकि क्या है इसमें, मेरे ख्याल से पावर परचेस एग्रीमेंट इज गवर्न बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। हाँ तो एक बार देख लेते हैं सेक्शन 60 सबसेक्शन 5 सबसेक्शन सी क्या बोलता है। 5 का सी बोलता है एनी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज और एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स arising out of or in relation to the insolvency resolution or liquidation proceedings of the corporate debtor or corporate persons under this code। ठीक है, तो ये यहां पर बात कर रहा है 60 सब सेक्शन, वो ये क्या बोल रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, दूसरे किसी लॉ में कुछ मर्जी लिखा हो तो एनसीएलटी के पास ये ज्यूरिसडिक्शन है। कोई भी क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज या एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन या लिक्विडेशन प्रोसेस। तो बेसिकली बोला भाई एनसीएलटी को ये पावर है इसमें, ओवरराइडिंग पावर्स है। हाँ, तो the NCLT oblique NCLT could have exercised jurisdiction under section 60 subsection 5 subsection C of the IBC to stay the termination of the power purchase agreement। तो ये power purchase agreement का जो termination हो गया इसको ये stay कर सकती है। ठीक है, since the appellant sought to terminate the power purchase agreement under article 9.2.1e only on account of the CIRP being initiated against the corporate debtor, क्योंकि उसने कहा भाई तुम्हारे अगेंस्ट तो CIRP शुरू हो गई तो हम ये पावर परचेज एग्रीमेंट आपके साथ टर्मिनेट करते हैं। तो उन्होंने कहा ये इस पर स्टे दे सकती है एनसीएलटी। ठीक है, क्योंकि रीजन जो दिया गया था, रीजन यही दिया गया था कि सीआईआरपी इनिशिएट होगी इसलिए हम टर्मिनेट करते हैं। द एनसीएलटी करेक्टली स्टेट्स। कौन सी स्क्रीन से कर रहे हैं? स्क्रीन आ नहीं रही, पहले वाला पेज ही आ रहा है। ये अब आप जजमेंट में पढ़ लो पूरा, ये मैं वहां से पढ़। अच्छा ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो इसमें क्या है, द एनसीएलटी या एनसीएलटी करेक्टली स्टेट द टर्मिनेशन ऑफ द पावर परचेज एग्रीमेंट बाय द एपेलेंट since allowing it to terminate the power purchase agreement would certainly result in the corporate death of the corporate debtor due to the power purchase agreement being its sole contract। भाई देखो, जब उसका मेन चीज ही खत्म हो जाएगी उस कंपनी को कौन खरीदेगा फिर? ठीक है ना, तो इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एनसीएलटी या एनसीएलटी ने जो टर्मिनेशन को स्टे दिया था ये बिल्कुल सही दिया था। एंड वी आर लेफ्ट विद no option but to leave the broader question of the validity या invalidity of ipso facto clauses in the contracts for legislative intervention। उन्होंने कहा जो आपकी जो clauses हैं जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स में, उसको हम फिर लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के लिए ओपन छोड़ते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि एनसीएलटी या एनसीएलटी के पास पावर है कि अगर वो कोई पावर परचेज एग्रीमेंट्स को कैंसिल करना चाहते हैं सिर्फ इसी बिना पर कि उसकी सीआईआरपी शुरू हो गई, तो एनसीएलटी या एनसीएलटी बिल्कुल पावर में है, वो कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पेज देख लेते हैं हम। और इसी से वो जो यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर था ना, वो भी इसी टाइप का केस था। एग्जैक्ट नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इसी टाइप से कुछ था केस। तो इस केस में टर्मिनेशन ऑफ पीपीए वैलिड ठहरा है क्या? हाँ बिल्कुल, नहीं वैलिड ठहराया उन्होंने, उस पर स्टे दे दिया एनसीएलटी ने। ऐसा होता है, टर्मिनेशन के ऊपर स्टे दिया, टर्मिनेशन के ऊपर स्टे दे दिया कि भाई अब ऐसा सीआईआरपी होने दो, सीआईआरपी के बाद तो पैसा आ जाएगा या नहीं आएगा, टर्मिनेशन अभी आप नहीं कर सकते। तो इसमें तो पावर भी देना पड़ेगा उसी टाइम पे, वो तो है पीपीए, वो तो है नेचुरली। और क्या, यहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा है लेकिन पावर देते जाओ। ऐसा ना उसको दो पार्ट में बांट देते ना, वो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट से पहले के ड्यूज और करंट तो देने पड़ेंगे उसको। भाई देखो, अगर करंट वो पावर यूज कर रहा है, वो किसी को सेल कर रहा होगा, जब वो सेल कर रहा हो तो वो भी पैसे ले रहा होगा, जब वो पैसे ले रहा है तो आगे भी दे देगा नेचुरली। इशू आ गया, एक मिनट गो अप इशू आगे देखो ऊपर,
है। ऊपर ऊपर जाओ। हाँ प्राइमरी इशू ये है ना। हाँ नहीं, और 42 पेज और, हाँ ये देखो ये हाँ वो कह रहा है issues arises। भाई वेदर दी एनसीएलटी तो पढ़ ही लिया ना मैंने, एनसीएलटी कैन एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, तो उसने कहा 60 सबसेक्शन 5 में पावर है। 60 सबसेक्शन 5 पढ़ के बताया ना मैंने आपको। हाँ हाँ ठीक है। 65 का सी वो तो पढ़ ही दिया ना। तो बात वही है, इतना सही कहानी है इसमें। अब लास्ट पेज पे चल रहे हैं हम इसके। बस यही लास्ट करेंगे। क्यों भाई, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूँ मैं तो घर पे बैठा नहीं हूँ इसीलिए मुझे तो कोई टोकने वाला है ना, कोई स्टाफ है ना कोई कुछ, मैं अकेला बैठा हूँ अपने ऑफिस में। आपके ऑफिस कहाँ पर है? वो घर के पास ही है, अच्छा ठीक है, ठीक। मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है। ओके ओके, हाँ तो घर से आ भी सकते हैं कोई? नहीं नहीं ऐसा नहीं वही गुप्ता जी, वही तो बात है ना, घर वॉकिंग डिस्टेंस पे तो भाभी आ जाएंगे। ना 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 ना, ना नहीं, वो कभी भी नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा इतना हमने फ्रीडम कभी दिया ही नहीं शुरू से। हमारे बच्चे जब 2 साल के थे ना, तो भी वो ऑफिस में नहीं आते थे। ये स्ट्रिक्ट पहले से कह रखा था भाई, ऑफिस में आने का कोई मतलब नहीं तुम्हारा। नहीं फिर गुप्ता जी, लंच टाइम तो हो गया ना। हाँ तो हम तो अपने खाने पीने का सामान ऑफिस में रखते हैं आपको मालूम है बस फंस जाओगे। या बाहर से मंगा लेंगे कुछ भी, हमारा क्या, हमारा कोई दिक्कत नहीं ये वही चल रहा है, दूसरा शुरू हो गया ये वही चल रहा है। वही चल रहा है। ये ज्यादा एनालिसिस दे दिया। एक ये ऑर्डर, दूसरे एक जुरिडिक्शंस की बात करता है ना ये फिर इंडिया से बाहर क्या क्या जुरिडिक्शन रहती है वो सब काफी चीजें। एक वन ऑर्डर इज इक्वल टू वन बुक, ऐसा है वो 400 पेज का। हाँ ये तो है ही। तो बहुत लिखते हैं ना। हाँ भाई जरूर। बेसिकली वो क्या राइवल कंटेंशंस दोनों साइड के कंटेंशंस करते हैं, बाद में दे कंक्लूड इट। सर वहां देखो ना, जहां पर वो कोई कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी होती है, कोई 17,000 पेजेस की रिपोर्ट है, कोई 25,000 पेजेस की रिपोर्ट है, वो बेचारे क्या करते होंगे। बिल्कुल सही बात है। सभी जगह कॉपी पेस्ट होता है। लेकिन फिर भी इन लोग शॉर्ट कर सकते हैं ना, 400 पन्ना ये का है जी एक। कंक्लूजन आ गया जी। क्या बोलता है? हाँ हाँ। वो बोल रहा है जी जुरिडिक्शन है, ये स्टे की जो पावर परचेज एग्रीमेंट के टर्मिनेशन पे स्टे दिया, बिल्कुल सही दिया, ठीक है ना। सिंस द एपेलेंट सॉट टू टर्मिनेट, इन्होंने क्या कहा कि भाई सीआईआरपी इनिशिएट होगी ओनली को एम्फसाइज किया, ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द सीआईआरपी बीइंग इनिशिएट। भाई आपकी सीआईआरपी शुरू हो गई है, इसलिए हम आपका पावर परचेज एग्रीमेंट टर्मिनेट करते हैं। तो इसको जो स्टे दिया एनसीएलटी ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। दे करेक्टली स्टेट द टर्मिनेशन since allowing it to terminate the PPA would certainly result is, तो कॉर्पोरेट डेथ हो जाएगी, इसको खरीदेगा कौन, ठीक है ना। बस बाकी जो क्लॉजेस की बात है वो आप लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के लिए छोड़ते हैं, बस यही है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही काफी है, कथा यही समाप्त होती है। चलो।